लगभग 2 घंटे की मतगणना का वक्त हो चुका है। रुझान पांचों राज्यों से आ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो बंगाल के विधानसभा चुनाव की हो रही है। बंगाल में बीजेपी एक बार फिर से अपने फार्मूले को सेट करती हुई नजर आ रही है। अभी तक के रुझानों में जो परिणाम सामने आया है उसके हिसाब से बीजेपी और टीएमसी के बीच एक कड़ी क्लोज फाइट नजर आ रही है। बीजेपी करीब 130 सीटों पर आगे है, वहीं टीएमसी करीब 109 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का भी शायद खाता खुल जाए और एक सीट पर कांग्रेस अभी आगे है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला परिणाम तो तमिलनाडु में आ रहा है, जहां 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। वहां पर अभी डीएमके 52 सीटों पर आगे है, एडीएमके वहां पर करीब 69 सीटों पर आगे है। और वहीं टीवीके यानी जो विजय थालापति ने अभी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तो करीब 84 विधानसभा सीटों पर आगे नजर आ रही है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ कि जयललिता की पार्टी को पछाड़कर विजय थालापति की पार्टी, थालापति एक उपाधि होती है, जैसे कि रजनीकांत को थलाइवा कहा जाता है, ऐसे ही विजय को वहां पर थालापति कहा जाता है। यूथ आइकॉन माने जाते हैं विजय थालापति, और वो टॉलीवुड के एक बड़े फिल्म स्टार हैं। उनका करिश्मा कुछ इस तरह से तमिलनाडु में देखने को मिला कि यूथ झूम उठा। उनकी रैलियों का पूरा चमत्कार इस पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया में देखा। और 84 सीटों पर जिस तरह से कि वो आगे आ रहे हैं, तमिलनाडु में एक नई राजनीति का गठन हो रहा है। मात्र 2 साल की राजनीतिक पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर एक नया तहलका मचा दिया। वहीं केरल के रुझानों पर अगर नजर डालें तो केरल में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई है। एलडीएफ वहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और वहीं यूडीएफ जो है वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसको कांग्रेस लीड करती है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड करती है। केरल के लिहाज से कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर है, वहीं से वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद भी हैं। और केरल के लिहाज से कांग्रेस के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर है कि शायद वहां पर एक राज्य तो ऐसा है इस देश के अंदर जहां पर कांग्रेस अपना वजूद बचाने में कामयाब होती नजर आ रही है, और करीब 78-79 सीटों पर कांग्रेस लेड कर रही है, और कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है, वो भी लेफ्ट को पछाड़कर। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि करीब 12 से 13 सीटों पर बीजेपी भी वहां पर आगे है, और लेफ्ट 30 सीटों पर आगे चल रहा है। केरल का अपना जो सिनेरियो है, केरल में जो माइनॉरिटीज और अर्बन वोटर्स और सम रूरल वोटर्स पर जो पकड़ है वो वहां पर यूडीएफ की मानी जाती है। यूडीएफ का अपना एक वहां एजेंडा रहा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स लागू होने चाहिए, सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स जिंदा रहनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल वर्कर्स और लेबर्स की भी ग्रोथ होनी चाहिए। इस आइडियोलॉजी के साथ जिस तरह से यूडीएफ वहां पर काम करती है, इसको कांग्रेस लीड करती है, वहां पर अपने आप में एक बड़ा स्थायित्व देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट रहा है उसने हमेशा वर्कर्स, फार्मर्स और लेबर्स की बात किया है, लेकिन इस बार एलडीएफ को परास्त कर यूडीएफ जिस तरह से केरल में एक नया राजनीतिक सफर मुकाम अपना तय करती नजर आ रही है, उस पर जरूर पूरे देश की नजर होगी। लेकिन आसाम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सूपड़ा साफ किया है सभी राजनीतिक दलों का, वहां पर मुख्य विरोधी के रूप में कांग्रेस ही थी, लेकिन 126 विधानसभा सीटों वाले आसाम में 85 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। और बढ़त हेमंता की इस तरह से दिख रही है कि पिछले 20 दिनों से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भागे भागे घूम रहे हैं, और आसाम में अगर एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनेगी तो पवन खेड़ा का क्या होगा, देश में इस बात की भी चर्चा है। हालांकि इस बात के कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि आसाम में बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ फिर से वापसी करेगी, और हेमंता की अपनी जो अदाकारी है, हेमंता की अपनी जो राजनीतिक कलाकारी है, वह आज सफलता के रूप में पूरे देश को दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बार बहुत रोचक स्थिति में है, उसके परिणाम बहुत रोचक स्थिति में आने वाले हैं। टीएमसी 110 सीट पर जिस तरीके से लीड कर रही है, बीजेपी 130 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस वहां नदारद है, और बीजेपी ने जो एक वहां पर नारा दिया था कि भय हारेगा भरोसा जीतेगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहराएगा और उसकी सरकार बनेगी। क्या आज बीजेपी अभी रुझानों के हिसाब से जिस तरीके से रुझान आए हैं, अगर परिणामों में तब्दीली होगी तो क्या बीजेपी एक बार 37 साल लेफ्ट को और 15 साल टीएमसी को जिस तरीके से बंगाल ने दिए हैं, उसके बाद क्या बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी? और पश्चिम बंगाल में जिन तमाम जमीनी मुद्दों को उठाकर बीजेपी अपने प्रचंड जनादेश की तरफ बढ़ रही है, क्या बीजेपी उन सभी मुद्दों पर प्रॉपरली काम कर पाएगी? वो चाहे रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, चाहे सीमा सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को
ममता बनर्जी और लेफ्ट के द्वारा ठगने का मुद्दा हो। जिस तरीके से बीजेपी ने इन तमाम बड़े मुद्दों को टारगेट करते हुए वहां के यूथ आइकॉन्स को लुभाया है, तमाम तरीके के राजनीतिक हथकंडे भी निश्चित रूप से अपनाए गए हैं। आज जो शुभेंदु अधिकारी दोनों विधानसभा सीटों से, जो नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, इवन एक बड़ा चमत्कार देखने को मिल रहा है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को पीछे कर रहे हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जो ममता बनर्जी के ही सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, जूनियर लीडर हुआ करते थे, ममता बनर्जी के रैलियां कैंपेन करते थे, उनकी प्रोग्रामिंग करते थे। आज शुभेंदु अधिकारी वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बंगाल के अंदर एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अब क्या बीजेपी सरकार बनाकर शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर बनाएगी? और इन तमाम मुद्दों पर जिन पर बीजेपी वहां लड़ी है कि लोग भय में रह रहे थे, लोग वोट नहीं कर पा रहे थे, ममता बनर्जी का एक ऐसा टेरर था कि वहां पर जो सनातन आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको दबा कर रखा जा रहा था। बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। क्या अब उन सबको उठकर जीने का मौका मिलेगा? और क्या एक बड़ा राजनीतिक बदलाव यहां से पूरे देश के अंदर भी देखने को मिलेगा? इस बात पर भी एक बड़ी बहस अभी से जारी हो गई है। पांचवां राज्य पौंडीचेरी में भी तमाम चुनावी परिणाम देखने को मिलेंगे। पौंडीचेरी 30 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, जहां पर अभी बीजेपी करीब 10-12 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो पश्चिम बंगाल के लेकर के है। आसाम में जैसा पूर्वानुमान था वैसा ही हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु का परिणाम जरूर पूरे देश को चौंका सकता है कि मात्र 2 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी जो विजय थालापति ने बनाई थी अपनी टीवी के नाम से, वो आज एक बड़ा राजनीतिक बदलाव इस देश के अंदर ला सकती है। फिलहाल आप बने रहिए द रियल टॉक शो के साथ। आज की चुनावी मतगणना के तमाम विश्लेषणों और निष्कर्षों पर बात करते और सुनते रहने के लिए आपकी कमेंट का मुझे अपने वीडियो में इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।